ओके या सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यास्मीन सैयद ऑफिशियल। आज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम मलेरिया करेंगे। सबसे पहले तो उसका पूरा साइकिल समझेंगे। ये हो जाती है प्रोटोजोनल डिजीजेस। प्रोटोजोनल डिजीजेस सबसे पहले हमारा टारगेट होगा, जिसके अंदर दो डिजीजेस आप लोग को दी हुई है। एक है मलेरिया, दूसरा है अमीबाइसिस, जो कि होता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ये अगेन एक प्रोटोजोनल पैरासाइट है। ये दो डिजीजेस आप लोग को आज के लेक्चर में समझनी है। इसके अलावा और कौन सी डिजीज करने वाले हैं? प्रोटोजोनल के बाद में आप लोग को दिया हुआ है हेलमिंथ्स जो डिजीज कॉज करते हैं। अगेन यहाँ पर आप लोग को दो डिजीजेस दी हुई है। एक होती है राउंड वॉर्म, एस्केलमिंथस के बारे में ही हम समझने वाले हैं कि एस्केलमिंथस आप लोग को एनिमल किंगडम में एक फाइलम दिया हुआ है एस्केलमिंथस। वहां से जो दो वॉर्म्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक होता है फाइलेरियासिस, जिसके थ्रू होता है, ठीक है, और दूसरा जो फिलैरियल वॉर्म है उससे फाइलेरियासिस होता है, और दूसरा है एस्कैरियासिस जो एस्कैरिस वॉर्म से होता है। तो ये दोनों हो जाती है डिजीजेस कॉज्ड बाय हेलमिंथ्स। थर्ड है फंगल डिजीजेस। फंगल डिजीजेस में एक ही आप लोग को एग्जांपल है रिंगवॉर्म्स। रिंगवॉर्म्स जो होते हैं बेसिकली एक फंजाई पैरासाइट से होते हैं। तो ये तीन डिजीजेस आज के लेक्चर में कवर होने वाली है। इसके अलावा हम क्या समझेंगे आज के लेक्चर में? पूरा प्रिवेंशन, क्योर। सो बेसिकली हम डिजीज अवॉइड करने के लिए क्या क्या मेजर्स कर सकते हैं, क्या मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं, ये सारा आप लोग को आज के लेक्चर में बताया जाएगा। तो एनसीईआरटी का जो 8.1 का पार्ट है वो पूरा खत्म हो जाएगा। 8.2 इम्यूनिटी से शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बी प्रिपेयर्ड, हम सारे डिजीजेस करने वाले हैं। सबसे पहले प्रोटोजोनल, देन विल बी डूइंग डिजीज कॉज्ड बाय हेलमिंथ्स, थिर्डली विल बी डूइंग दी फंगल डिजीजेस, ठीक है। तो अभी आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर ये पूरा प्लेलिस्ट रेडी होने वाला है, जिसके अंदर आप लोग को सारे पार्ट्स देखने को मिलेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डीपीपी अपलोड होगा टेलीग्राम पे, जो आप लोग को जाके मेरे चैनल पर लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करो, आप लोग को सारे पीडीएफ मिलेंगे। वो डीपीपी आप लोग को सॉल्व करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है उसमें, और दूसरा जो पीवाईक्यूज जो इंपॉर्टेंट है वही हम सॉल्व करेंगे, और जो सिलेबस के अंदर के है वही सॉल्व करेंगे। तो अगेन आज का सेकेंड पार्ट यही सब पढ़ाई होगी, डीपीपी सॉल्व होगी, वीडियो सॉल्यूशन अपलोड होगा डीपीपी का। तो कनेक्टेड रहो चैनल से, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सारे लेक्चर्स और मंथली बेसिस पे क्या एनालिसिस करना है, सारी ट्रिक्स एंड टिप्स अपलोड होती है। लेट्स बिगिन विद द लेक्चर. Okay, yeah. So hello everyone and welcome back to Yasmin Sayed Official. In today's lecture, this is going to be the second part of human health and disease. और ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, because we are going to know more and more about diseases. हर तरीके की डिजीज आज हम मतलब बेसिक्स में जो भी आप लोग को डिजीज पता होनी चाहिए एज अ स्टूडेंट ऑफ 12th स्टैंडर्ड, आप लोग को जो पता होना चाहिए आज हम वो सब पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में। तो आज ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में मैंने बताया है जैसे कि हम लाइन वाइज, ठीक है, एज पर ऑर्डर गिवन हम सारी डिजीजेस कवर करते जा रहे हैं। और हमने टाइफाइड और उसके डायग्नोसिस कैसे होता है, क्या टेस्ट है, विडाल टेस्ट है, ये सब चीज़ें हमने कल के लेक्चर में फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस कर लिया। आज सेकेंड पार्ट में हम पूरा डिटेल में समझने जा रहे हैं अबाउट मलेरिया। दिस डिजीज हर एक ने इस बारे में सुना होगा। मलेरिया हर किसी को पता है कि मॉस्किटो से होता है। आज हम जानेंगे कि मॉस्किटो इसका एक्चुअल डिजीज कॉजिंग एजेंट है या फिर ये एक्चुअल पैथोजन है, या फिर ये क्या है, मलेरिया मॉस्किटो से क्यों होता है और क्या इसका हिस्ट्री है, मैकेनिज्म है, डायग्नोसिस कैसे है, क्यों होता है, क्या सिम्टम्स है, सारी चीज़ों के सारे क्वेश्चंस के आज हमें जवाब मिलेंगे फ्रॉम दिस लेक्चर इटसेल्फ। सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग, ठीक है। अपनी टेक्स्ट बुक्स खोलो, टेक्स्ट बुक्स में पेंसिल से मार्क करो एवरीथिंग। जो वर्ड्स डिफिकल्ट लग रहे हैं सब टेक्स्ट बुक में आप लोग को मार्किंग्स करनी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, जो मैं बता रही हूँ कि ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंट्स को आप लोग को एज अ सेपरेट यहाँ पर जो आप लोग को स्पेस दिया हुआ है, ये पूरी स्पेस में आप उसे नोट डाउन कर सकते हो, और इवन हियर आप उसे नोट डाउन करने की कोशिश करो। इंस्टेड ऑफ मेकिंग न्यू नोटबुक, पूरा नोटबुक आपको जो टेक्स्ट बुक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वहां पर लिखने से अच्छा है कि आप टेक्स्ट बुक में ही उसे मार्क कर लो। डेफिनेटली नोटबुक तो आप लोग को रखनी है फॉर मेकिंग नोट्स। नोट्स आप लोग की नोटबुक में नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी? नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट पॉइंट्स में जो आप लोग का चैप्टर समरी की तरह समड अप किया जा सकता है, उसलिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अगर आप लोग को टेक्स्ट बुक में से ही कोई इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करनी है तो या तो हाईलाइटर यूज करो, और हाईलाइटर आप लोग को पूरी प्रैक्टिस, पूरे एनालिसिस होने के बाद ही आपको हाईलाइटर यूज करना है। उसके पहले अगर हाईलाइटर यूज करोगे तो पूरी टेक्स्ट बुक मार्क कर दोगे, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विद द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। लेट्स सी टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है। सम ऑफ द ह्यूमन डिजीजेस आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोन्स टू।
कल के लेक्चर में फर्स्ट पार्ट में हमने ये समझा था कि जो डिजीजेज है, डिजीज के बहुत सारे टाइप्स है, बहुत सारे एजेंट्स होते हैं। कोई डिजीजेज वायरस की वजह से होती है, कुछ बैक्टीरिया की वजह से होती है, कुछ फंजाई इसके रीजंस होते हैं और कुछ प्रोटोजोन्स होते हैं। प्रोटोजोन्स कौन सा पार्ट है और ये किस में आता है? प्रोटोजोन्स हमने पढ़ा है इन 11th स्टैंडर्ड, प्रोटिस्ट। ठीक है, प्रोटिस्टा एक किंगडम था। जिस तरीके से हमारे पास में बैक्टीरिया एक किंगडम है, वैसे फंजा एक किंगडम है। वी हैव जैसे बैक्टीरिया के लिए वी हैव मोनेरा, ठीक है, फंजाई एक किंगडम है, एंड वी हैव प्लांटे एंड एनिमेलिया। ये सारे किंगडम्स जिस तरीके से होते हैं वैसे ही हमारे पास में प्रोटिस्टा एक किंगडम है, जिसके अंदर हमें कौन से ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं? यस राइट, यूनिसेल्यूलर होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, तो यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, मोनेरा में कौन से आते थे? यूनिसेल्यूलर तो आते थे, लेकिन कैसे होते थे? प्रोकैरियोटिक, एंटायरली प्रोकैरियोटिक होते थे। आज के लेक्चर में हम जो डिजीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, मलेरिया, ये इट इज कॉज्ड बाय प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्ट में भी कौन सा पार्ट है? प्रोटिस्ट में हमने पढ़े थे बहुत सारे पार्ट थे। क्राइजोफाइट्स था, ठीक है, क्राइजोफाइट्स एक उसका पार्ट था, एक पार्ट उसका डायनोफ्लैजेलेट्स था। वी हैड स्लाइम मोल्ड्स, यूग्लिनोइड्स बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, वैसे एक और एक पार्ट था प्रोटोजोन्स। और प्रोटोजोन्स में भी हमने 4 पार्ट्स पढ़े थे, अगर आप अच्छे से याद करो तो। प्रोटोजोन्स में हमारे पास में अमीबॉइड, ठीक है, प्रोटोजोन्स थे। ठीक है, वी हैड सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, वी हैड फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स, और लास्ट में हमारे पास में एक पार्ट था स्पोरोजोन्स का, स्पोरोजोन्स। तो ये जो स्पोरोजोन्स होते हैं ये बेसिकली किस कैटेगरी में आते हैं? स्पोरोजोन्स जो है प्रोटिस्टा का, वी हैड प्रोटिस्टा, उसके बाद में इसमें था एक प्रोटोजोन्स, जिसके अंदर का एक पार्ट है स्पोरोजोन्स। ठीक है, एक उसका सब टाइप है। इसी के अंदर हमने पढ़ा है स्पोरोजोन्स में प्लाज्मोडियम आता है। ये एग्जाम्पल आप लोग की एनसीईआरटी से है, कहीं से बाहर से नहीं है। इसको आप एक्सेप्शनल इन्फॉर्मेशन समझ के छोड़ना नहीं है। ये चीज आप लोग को याद रखनी है कि स्पोरोजोन के अंडर में एक एग्जाम्पल आप लोग को 11th एनसीईआरटी सेकंड या थर्ड चैप्टर, सेकंड चैप्टर बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में आप लोग को दिया हुआ है कि प्लाज्मोडियम, ठीक है, दैट इज अ मलेरियल पैरासाइट। ठीक है, मलेरिया कॉजिंग पैरासाइट है ये। ठीक है, ये क्या कॉज करता है? मलेरिया। तो प्रोटोजोन से एक बहुत फेमस डिजीज निकल के आती है मलेरिया, और वो कौन कॉज करता है? यस, प्लाज्मोडियम कॉज करता है। तो ये हमने उसकी हिस्ट्री जान ली। Yes, let's start with the reading. You might have heard about malaria, a disease man has been fighting since many years. बहुत सारे लोगों ने मलेरिया नाम सुना होगा ही। ठीक है, प्लाज्मोडियम, a tiny protozoan is responsible for this disease. अब तक हमें लगता था मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, मॉस्किटो बाइट से मलेरिया होता है, लेकिन ये जो एक्चुअल में मलेरिया होता है, इसका कॉजिंग एजेंट, ये जो पैथोजन है वो कौन है? ये प्रोटोजोन है, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। ऑल राइट, नेक्स्ट, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम, जैसे कि पी वाइवैक्स हो जाता है, पी मलेरिया एंड पी फैल्सीपैरम। ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया। ठीक है, प्लाज्मोडियम के हमारे पास में बहुत सारे स्पीशीज आते हैं, जैसे कि हमारे पास में आता है पी वाइवैक्स, पी मलेरिया एंड पी फैल्सीपैरम। इसके अंदर से जो पी फैल्सीपैरम है ये सबसे ज्यादा मैलिग्नेंट और सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। ये मलेरिया का बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम पीरियड में अगर डायग्नोस नहीं हो पाता है तो विक्टिम की, जो डिजीज्ड पर्सन है, उसकी डेथ बहुत जल्दी हो सकती है। तो ये सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। ऑफ दीज malignant, ठीक है, मलेरिया caused by Plasmodium falciparum, वही लाइन यहाँ पे लिखिए, इट इज द मोस्ट सीरियस वन एंड कैन इवन बी फैटल। ये जानलेवा हो सकता है। लेट अस टेक अ ग्लांस एट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर डिजीज के बारे में ही आप लोगों को डेप्थ में क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये काफी कॉमन है और ज्यादातर लोगों में देखा जाता है। और मलेरिया बहुत ज्यादा फैलता है जब जहाँ कोई लोकेलिटी में, कोई एक पर्टिकुलर एरिया में पानी एक जगह जमा रहता है, उस वजह से मलेरिया और मच्छर से होने वाली डिजीजेस बहुत जल्दी फैलती है। क्यों? वो भी हम आगे पढ़ेंगे। आप लोग को प्रिवेंशन और उसके ठीक है अवॉइड कैसे करना है, ये सारा आप लोगों को पैराग्राफ दिया हुआ है। उसके अंदर आप लोगों को बताया है कि स्टेग्नेशन ऑफ वाटर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, तो वहां पर जब पानी हम जमा करके रख देते पडल्स में या फिर कई गटर्स के ऊपर पानी जमा रहता है, तो आप देख सकते हो मच्छर वहां पर ज्यादा जमा हो जाते हैं और मच्छर का फास्ट ब्रीडिंग होता है, जिसकी वजह से मच्छर की पॉपुलेशन, मॉस्किटोज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है एंड इन दिस वे डिजीज काफी कॉमन हो जाती है। तो लेट अस टेक अ ग्लांस एट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। एंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजोइड्स। ठीक है, तो ये ह्यूमन बॉडी में कौन से फॉर्म में आते हैं? ठीक है, हमारे पास में अलग अलग फॉर्म्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के।
से, कभी वो कोई गैमेटोसाइटिक स्टेज में होता है, कभी स्पोरोफाइटिक स्टेज में होता है। तो गैमेटोफाइटिक स्टेज और स्पोरोफाइटिक स्टेज, ठीक है। तो स्पोरोजोइट्स कौन सा है, ये उसका इन्फेक्शियस फॉर्म है। इन्फेक्शियस फॉर्म हमारे लिए है, क्यों? क्योंकि स्पोरोजोइट्स के थ्रू ही वो ह्यूमन को इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो अगर उसे अगर ह्यूमन को इन्फेक्ट करना है, ह्यूमन के अंदर रहना है, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करना है, तो कौन से फॉर्म में एंटर करना पड़ेगा? यस, स्पोरोजोइट्स के फॉर्म में, थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। सो फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर मेल मॉस्किटो क्यों नहीं कहा गया? मेल मॉस्किटो क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि मेल मॉस्किटोस कभी भी ब्लड सक नहीं करते। तो ब्लड सकिंग मॉस्किटो कभी भी मेल नहीं हो सकता। मेल मॉस्किटो फिर क्या खा के जिंदा रहते हैं? तो वो प्लांट्स पर, वुड पर, जूसेस है, फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, ये सब पर वो, ठीक है, फीड करते हैं और उनके नेक्टर से, ठीक है, दे गेट द ग्लूकोज एंड कार्बोहाइड्रेट्स ऑन दैट। मगर ब्लड सकिंग हमेशा कैसा मॉस्किटो होगा? फीमेल मॉस्किटो होगा। तो फीमेल में 3 नाम आप लोगों को याद रखने हैं, एक एडिस मॉस्किटो, एक क्यूलेक्स है, ये सारे नाम आप लोगों को एनसीईआरटी में दिए हुए और ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है बेटा, और एक एनोफिल्स है। एनोफिल्स तो अभी आप लोग को आ गया, जैसे जैसे आगे नाम आएगा मैं आप लोग को बताऊंगी कि कौन सा मॉस्किटो क्या कॉज करता है, किस चीज का वेक्टर है। वेक्टर क्या होता है? जो भी अपने अंदर पैथोजन कंसिस्ट करता है, पैथोजन के लिए वो एक होस्ट की तरह है, ठीक है, उसके अंदर पैथोजन लीव करता है और वो, ठीक है, जो एजेंट है, एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज वेक्टर। और यहाँ पर एनोफिल्स मॉस्किटो इज द वेक्टर। तो ये फीमेल मॉस्किटो है जो कि जब भी ब्लड सक करती है तो उसके जो माउथ के अंदर जो सलाइवा है वो, ठीक है, ब्लड के अंदर रिलीज होता है और ये सलाइवा में ही क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पोरोजोइट्स प्रेजेंट होते हैं। एडिस मॉस्किटो, क्यूलिस मॉस्किटो किस चीज के वेक्टर है? तो ये आगे हम समझेंगे जैसे जैसे जो कांसेप्ट आता जाएगा उस हिसाब से, ठीक है। तो एनोफिल्स मॉस्किटो समझ आ गया। नेक्स्टली क्या लिखा है? द पैरासाइट्स इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लीवर सेल्स एंड देन अटैक द रेड ब्लड सेल्स। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास में एनोफिल्स मॉस्किटो ने समझ लो कि किसी ह्यूमन को बाइट कर लिया, उसके सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर से जो भी सलाइवा रिलीज हुआ उसके साथ साथ उस सलाइवा में स्पोरोजोइट्स प्रेजेंट थे और जैसे ही वो एनोफिल्स मॉस्किटो ने उसे बाइट किया, यहाँ पर आप लोगों को पूरा डायग्राम दिया हुआ है, जैसे ही उसने बाइट किया उसके अंदर से क्या रिलीज हो गया? सलाइवा ब्लड के अंदर रिलीज हो गया। मतलब कंटामिनेटेड सलाइवा जो कि किसका भरा हुआ था, उसके अंदर स्पोरोजोइट्स भरा हुआ था, वो किसके अंदर इंजेक्ट हो गया है अभी? ह्यूमन के अंदर। अब स्पोरोजोइट्स ब्लड के अंदर एंटर करते ही सबसे पहले कहां का रास्ता ढूंढते हैं? लीवर का। लीवर में वो अटैक करेंगे, ठीक है, वहां पर जाके मल्टीप्लाई होंगे। एज इट इज रिटन ओवर हियर, इनिशियली मल्टीप्लाई करते हैं इन द लीवर सेल्स। लीवर सेल्स को क्या नाम देते हैं? हेपेटोसाइट्स। याद रखना है, व्हाट डू वी कॉल लीवर सेल्स? आर कॉल्ड एज व्हाट? हेपेटोसाइट्स, ठीक है। एंड देन अटैक द रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज दैट आर आल्सो कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइट्स रिजल्टिंग इन देयर रप्चर। इसके अंदर अटैक करेंगे, मतलब ये आरबीसी है, सपोज करो दिस इज योर आरबीसी, इसके अंदर अटैक करेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अंदर रह के वो मल्टीप्लाई करते हैं और पूरा सिस्ट फॉर्म करते हैं, ठीक है, मल्टीपल फिजन एक साथ करते हैं, बहुत सारे डिवाइड होके बहुत सारे एक पूरा सिस्ट बनाते हैं और इतना डिवाइड करते हैं कि जो रेड ब्लड सेल है वो, ठीक है, रप्चर हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है और उसके अंदर से पूरा, ठीक है, जो स्पोरोजोइट्स थे वो पूरे रिलीज हो जाते हैं। और एक चीज एडिशनल यहां पर रिलीज होती है, दैट इज हीमोजोइन, ठीक है, ये याद रखना है। दिस इज अ पॉइजन, ये एक तरीके का पॉइजन है हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है। सो दिस वाज द थिंग, इट इज आल्सो रिटन इन योर टेक्स्ट बुक ओवर हियर। You can see the rupture of RBC is associated with release of a toxic substance, hemozoin, which is responsible for the chill and high fever recurring every 3 to 4 days. Yes, तो जो रप्चर जब आरबीसी का होता है, रप्चर क्यों होता है मैंने बताया, मल्टीपल फिजन की वजह से। इसके बाद में क्या होगा? इट इज एसोसिएटेड विद रिलीज ऑफ अ टॉक्सिक सब्सटेंस। आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, उसके अंदर का जो ग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है वो एक्चुअली उन लोग कंज्यूम कर लेते हैं, दीज स्पोरोजोइट्स उसको कंज्यूम कर लेते हैं और फाइनली उसके अंदर से हीम जो ग्रुप बचता है वो क्या हो जाता है? बेसिकली एक टॉक्सिक सब्सटेंस हो जाता है, एक पॉइजन की तरह हो जाता है। जैसे ही आरबीसी रप्चर होता है ये हीमोजोइन भी रिलीज होता है और इसी चीज ये टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से एक्चुअल में क्या होता है, वो पर्सन को सिम्टम्स शो होना शुरू हो जाएंगे। कौन से सिम्टम्स है? चिल्स होंगे। चिल्स मतलब अचानक से ठंडी लगना, एकदम तेज ठंडी लगना, इवन एट हॉट टेम्परेचर्स अंदर से ठंडी लगने लग जाएगी। एंड हाई फीवर रिकरिंग एवरी 3 to 4 days। हाई फीवर, क्रोसिन ले रहे हैं, पैरासिटामोल ले रहे हैं, फिर भी फीवर डाउन नहीं होता है, फीवर डाउन होता है फिर रिकर करता है। रिकर मतलब बार बार चढ़ना उतरना, तो 3 से 4 दिन तक लगातार यही साइकिल चलता रहता है। व्हेन अ फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो बाइट्स एन इन्फेक्टेड पर्सन, जैसे वो बाइट करेगी दीज पैरासाइट एंटर्स द मॉस्किटो बॉडी। अब ये इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट कर रही है। पहले एनोफिल्स मॉस्किटो ने, पहले हमने ये कंडीशन देखी कि एनोफिल्स मॉस्किटो इन्फेक्टेड था, ठीक है, मॉस्किटो जो था वो इन्फेक्टेड था और उसने हेल्दी पर्सन को जाके बाइट किया, तो इस तरीके से हेल्दी पर्सन क्या हो गया? इन्फेक्टेड हो गया।
ये कैसा था, ये मॉस्किटो है, ये कैसा था, इन्फेक्टेड था, इसने बाइट किया हेल्दी पर्सन को, हेल्दी पर्सन HP, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैसा हो गया, ये इन्फेक्टेड हो गया और ये पहले इन्फेक्टेड था, ठीक है, इसने इसको इन्फेक्ट किया। अब हम ऐसा देख रहे हैं कि ये नॉर्मल मॉस्किटो है जिसको ये जब सक करने जाता है ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम IP, अब ये इन्फेक्टेड हो जाएगा, ठीक है, अब ये इन्फेक्टेड हो जाएगा। सो दिस इज द थिंग यू हैव टू रिमेंबर, दोनों साइकिल्स दोनों तरीके से कि एनोफिल्स मॉस्किटो कैसे इन्फेक्ट हो रही है, फिर एनोफिल्स मॉस्किटो के अंदर ये कैसे प्रोटोजोन कैसे डेवलप हो रहा है, बिकॉज वो इन्फेक्टेड पर्सन से उसने ब्लड सक किया तो उसके अंदर वो पर्टिकुलर थिंग आया, ठीक है, प्लाज्मोडियम आया। When the female mosquito, these parasites enter the mosquito's body and undergo further development। आगे का जो भी डेवलपमेंट है, मतलब पूरा लाइफ साइकिल जो है उसका, जो पूरा लाइफ साइकिल है किसका, प्लाज्मोडियम का, वो किसकी वजह से कंप्लीट हो रहा है। पहला होस्ट है उसका मॉस्किटो, दूसरा होस्ट है ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन के अंदर और मॉस्किटो के अंदर जाके ये दोनों इसके होस्ट है। इस तरीके से कह सकते हैं कि ये इसका प्राइमरी होस्ट है, ठीक है, और ये जो है जो ह्यूमन है वो इसका कैसा होस्ट है, सेकेंडरी होस्ट है। शैल वी राइट इट ओवर हियर। हमारे पास में जो पहला होस्ट है दैट इज योर मॉस्किटो और जो दूसरा होस्ट है वो है ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी कैसा है, सेकेंडरी है, और मॉस्किटो कैसा है, प्राइमरी है। इसे प्राइमरी क्यों कहा गया है, वी ऑल नो प्राइमरी मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्राइमरी होस्ट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि वो असेक्सुअल स्टेजेस के बगैर तो रह सकता है लेकिन सेक्सुअल स्टेजेस के बगैर नहीं रह सकता। सेक्सुअल स्टेजेस वो स्टेजेस है जिसके थ्रू वो डेवलप करके डिवाइड होकर अपनी क्वांटिटी बढ़ा रहा है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी अपनी क्वांटिटी बढ़ा रहा है लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बगैर ये रह सकता है। तो ये कैसा हो जाता है, सेकेंडरी होस्ट हो जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल साइकिल इसका कंप्लीट अगर नहीं होगा तो फिर ये लीव नहीं कर पाएगा, तो मॉस्किटो इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट होस्ट हो जाता है, ठीक है। द रप्चर ऑफ RBC इज एसोसिएटेड विद रिलीज ऑफ टॉक्सिक, ये तो समझ आ गया हीमोजोइन के बारे में। व्हेन फीमेल एनोफिल्स, ये दो चीज हमने नोट डाउन कर ली, ठीक है। These parasites enter mosquito's body and undergo further development. The parasites multiply within them to form sporozoites. अब यहाँ पर पैरासाइट जो है ये डिवाइड करेंगे अपने अंदर ही, अपने अंदर मॉस्किटो के अंदर ही डिवाइड करके क्या फॉर्म करते हैं, फाइनली स्पोरोजोइट्स फॉर्म करते हैं। आगे साइकिल आएगा, डेप्थ में समझेंगे। दैट आर स्टोर्ड इन द सलाइवरी ग्लैंड्स, किसके अंदर जाके स्टोर हो जाएंगे, ये हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में कहाँ पर स्टोर होते हैं, पहले तो लीवर सेल्स, दूसरा है RBC। RBC रप्चर करके ये निकल के ब्लड के अंदर पूरे सर्कुलेशन में घूमते हैं, दूसरे RBCs को अटैक करते हैं। ये RBC जैसे ही एनोफिल्स मॉस्किटो नॉट इन्फेक्टेड, नॉर्मल वाला एनोफिल्स मॉस्किटो जैसे सक करता है ये ब्लड, ये उसके मुंह से गट में जाते हैं। गट क्या है, स्टमक, उसके स्टमक में गट में जाएंगे और गट के अंदर से डिवाइड करते करते फाइनली रीच करेंगे कहां पर, सलाइवरी ग्लैंड्स में रीच करेंगे। व्हेन दीज मॉस्किटोज बाइट अ ह्यूमन, ठीक है, अब ये सलाइवरी ग्लैंड में पहुंचते पहुंचते अपने सेक्सुअल स्टेज कंप्लीट कर चुके होते हैं, फाइनली डिवाइड होते हैं, मियोसिस करते हैं और एंड स्टेज पर आके क्या बनाते हैं, स्पोरोजोइट्स बनाते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट प्लाज्मोडियम। द स्पोरोजोइट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू हिज और हर बॉडी, देयरबाय इनिशिएटिंग द इवेंट्स मेंशन्ड अबव। तो ये हमने पूरा साइकिल पढ़ लिया। मॉस्किटो से कहां पर गया, ह्यूमन में, ह्यूमन से कहां गया है, मॉस्किटो। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द मलेरियल पैरासाइट रिक्वायर टू होस्ट ह्यूमन एंड मॉस्किटो कंप्लीट इट लाइफ साइकिल। 8.1 फिगर हम वापस से समझेंगे उस साइकिल में क्या दिया है, बिकॉज वहां पर भी डिटेल में समझाया गया है। फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो इज द वेक्टर ट्रांसमिटिंग एजेंट 2। तो एनोफिल्स मॉस्किटो इज लाइक अ वेक्टर, इट इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ वेक्टर ओवर हियर। सो हियर आप लोगों को पूरा साइकिल दिया हुआ है, ठीक है, इन illustrations and the information is also given. So let's begin. सबसे पहले आप लोगों को बताया है when the mosquito bites another human, sporozoites are injected with bite. स्पोरोजोइड्स क्या है, आप लोगों को टेक्स्ट बुक में दिया है, ये उसका इन्फेक्शियस फॉर्म है। इन्फेक्शियस फॉर्म, इन्फेक्शियस फॉर्म मतलब इसी फॉर्म में वो दूसरे ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो दिस इज द इन्फेक्शियस फॉर्म। नेक्स्टली व्हेन मॉस्किटो बाइट्स अनदर ह्यूमन, स्पोरोजोइड्स आर इंजेक्टेड विद द बाइट। ये समझ आ गया, यहां पर देखो, दीज आर द स्पोरोजोइड्स, दीज आर द स्पोरोजोइड्स। ये क्या है, स्पोरोजोइड्स, ठीक है। अब आगे क्या हो रहा है, जैसे मैंने बताया ये हिपैटोसाइट्स में पहुंचते हैं। तो लीवर के अंदर किसका बना होता है, लीवर, हिपैटोसाइट्स का, ठीक है। पैरासाइट जो स्पोरोजोइड है, इट रीचेस द लीवर थ्रू ब्लड, ठीक है। हिपैटोसाइट्स तक पहुंच गए। अब हिपैटोसाइट से ये पहुंचेगा RBCs में, ठीक है। द पैरासाइट रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअली इन लीवर सेल्स। लीवर सेल्स के अंदर पहुंचते पहुंचते ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने लगता है। असेक्सुअल कौन सा, मल्टीपल फिजन और बाइनरी फिजन करने लगेगा,
ठीक है, मल्टीपल फ्यूजन और बाइनरी फ्यूजन करने लगे हैं, लिवर सेल्स बर्स्टिंग द सेल एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड। तो हिपैटोसाइट्स को भी बर्स्ट कर देता है, इतना ज्यादा अपना क्वांटिटी वो इंक्रीज करने लग जाएगा। फिर ये कहां पहुंचा है अभी, तो ब्लड के अंदर पहुंचा है। दीज आर द हिपैटोसाइट्स, ठीक है, ये क्या है, ये हिपैटोसाइट्स है। एज यू कैन सी ये कैसे होते हैं, हेक्सागोनल होते हैं, ऐसे स्क्वायर ज्योमेट्रिक शेप में होते हैं। नाउ दीज आर द आरबीसीज। अब ये आरबीसी के अंदर इसका अपना एक साइकिल होता है। Here we can see parasites reproduce asexually in RBC, bursting the red blood cells and causing cycles of fever and other symptoms. तो क्या ये हेपाटोसाइट्स के बर्स्ट करने से फीवर होता है? नहीं। आरबीसी जब बर्स्ट करते हैं, आरबी एरिथ्रोसाइट का जो साइकिल है उसके अंदर जब ये मल्टीपल फ्यूजन करके बर्स्ट करते हैं तब वहां से हीमोजोइन रिलीज होता है, जो कि हेपाटोसाइट्स में हीमोजोइन प्रेजेंट नहीं होता है। हीमोग्लोबिन हेपाटोसाइट्स में नहीं होता है, आरबीसी में होता है, जो कि कन्वर्ट हो जाता है हीमोजोइन विच इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस फॉर ह्यूमन बॉडी। फीवर होगा और अदर सिम्टम्स होने लगेंगे बिकॉज ऑफ दिस टॉक्सिक सब्सटेंस। रिलीज पैरासाइट इनफेक्ट न्यू आरबीसीज, ये तो उसका साइकिल है, यही उसका काम है। और फाइनली कुछ आरबीसीज ऐसे हो, कुछ स्पोरोजोइड्स ऐसे होते हैं, देखो स्पोरोजोइड्स दो रास्ता अपना सकते हैं। एक तो या तो वो मल्टीपल फिजन कर ले या फिर बाइनरी फिजन कर ले और कंटिन्यू करे अपना असेक्सुअल स्टेज। यहाँ पर दूसरा स्टेज इसका ये है कि सेक्सुअली वो क्या बना ले, अपने गैमीटोसाइट्स की तरह डिवाइड होके गैमीट्स बना ले। तो एक्चुअली क्या बन गए हैं, गैमीटोसाइट्स बन गए हैं। तो गैमीटोसाइट्स बनने के लिए इनको डेवलप होना पड़ेगा। तो ये बन गए एक एक सेल में, एक एक आरबीसी में एक एक गैमीटोसाइट डेवलप हो जाता है ना। दीज आर द गैमीटोसाइट्स, एक फीमेल हो गया, एक मेल हो गया, ठीक है। अब ये गैमीटोसाइट्स, ये ब्लड जो ये ब्लड आरबीसी के अंदर प्रेजेंट है, यही एनोफिल्स, कोई नॉर्मल एनोफिल्स मॉस्किटो जब सब करेगी ये ब्लड, तो ये जाएगा उसके कहां पर, मुंह में, और मुंह से कहां जाएगा, डायरेक्टली गट में। हियर इट इज रिटन गैमेटोसाइट्स, फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप गैमेटोसाइट्स विद ब्लड मील, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो गैमेटोसाइट्स बने के आगे डेवलप हो गए इनटू द ओवम एंड द स्पर्म रिस्पेक्टिवली। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इनटू द मॉस्किटोस गट। तो फाइनली खून जो उनके गट में जाता है और वो खून के साथ में जो स्पोरोजोइट्स, जो गैमेटोसाइट्स फॉर्म में उन्होंने इसको इनटेक किया था, वो फाइनली क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करेंगे। कहाँ हो रहा है ये, मॉस्किटो के गट में। हियर देखो मॉस्किटो के गट में हियर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस का फोटो भी आप लोग को दिया हुआ है। डन। मॉस्किटो होस्ट का ये पूरा पार्ट है, ठीक है। स्पोरोजोइट्स ये उसके सलाइवरी ग्लैंड में जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेजेस। मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेजेस कौन से है, स्पोरोजोइट्स। हमेशा हमको याद रखना है इन्फेक्टिव स्टेजेस फॉर मलेरिया इज द स्पोरोजोइट। कोई भी नहीं है, मीरोजोइट्स पढ़ाया जाएगा आपको, साइजोन पढ़ाया जाएगा और आप लोग को पढ़ाया जाएगा अबाउट द गैमेटोसाइटिक स्टेज। लेकिन ये सारे स्टेजेस इन्फेक्टिव नहीं है। कौन सा इन्फेक्टिव है, स्पोरोजोइट। एस्केप फ्रॉम द गट एंड माइग्रेट टू द मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड। सो फाइनली ये गट से ठीक है ट्रैवल करके कहां तक पहुंचते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ व्हाट, ऑफ मॉस्किटो, ठीक है। और वहां से फाइनली ये सलाइवरी ग्लैंड से इंजेक्ट होते हैं इनटू द नॉर्मल ह्यूमन, जब एनोफिल्स मॉस्किटो ब्लड सक करती है टू द नॉर्मल ह्यूमन, ठीक है। ये था उसका पूरा साइकिल, ये आप लोगों को समझ आ गया रहेगा। अब ओवरऑल अगर हम देखें तो इसका जो सेक्सुअल स्टेज है, जो सेक्सुअल गैमेटोसाइट के बाद में जो फर्टिलाइजेशन और जो फाइनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करना है, वो कहाँ हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा हो रहा है मॉस्किटो के होस्ट पे। यहाँ पर ह्यूमन होस्ट में क्या हो रहा है, असेक्सुअल स्टेज हो रहा है, ठीक है। बाइनरी फिजन है, मल्टीपल फिजन है, हीमोजोइन रिलीज हो रहा है, ये सारे स्टेजेस किसमें आ रहे हैं, ह्यूमन में। सो इट इज अ कंक्लूजन कि जो आप लोग का ह्यूमन होस्ट है वो सेकेंडरी होस्ट है और जो मॉस्किटो है वो ठीक है इनका प्राइमरी होस्ट होता है। सो विद दिस द स्टेजेस ऑफ इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, हमने पूरा प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल पढ़ लिया, इसका कॉज पढ़ लिया, इसके कितने स्टेजेस होते हैं, क्या होता है, एवरीथिंग वी हैव डन। नाउ दिस इज द एंड ऑफ मलेरिया। अब हम शुरू करेंगे विद अमीबाइसिस। अमीबाइसिस दूसरी एक डिजीज है जो कि किससे होती है, प्रोटोजोन से होती है। तो प्रोटोजोन से होने वाली अब तक हमने एक डिजीज पढ़ ली, मलेरिया, और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बैक्टीरियल डिजीजेस, जिसके अंदर बहुत सारे हमने पढ़ ली। निमोनिया है, ठीक है, वी हैव टाइफॉइड, तो ये सारे किससे होते हैं, ऑफ कोर्स डिप्थेरिया है, ये सब किससे होते हैं, तो बैक्टीरिया से होते हैं। ऑलराइट, अभी हम पढ़ेंगे प्रोटोजोन, दूसरा प्रोटोजोन डिजीजेस, ठीक है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ये किसका नाम है, प्रोटोजोन का नाम है, इट इज अ प्रोटोजोन पैरासाइट। Entamoeba histolytica, it is a protozoan parasite in the large intestine of humans, ठीक है। ये कैसा है, प्रोटोजोन पैरासाइट है, ये कहाँ पर मिलता है, it is found in the large intestine of human, ठीक है। जो भी infected human होगा जिसे अमीबाइसिस होता है, ये उसको कौन सी प्लेस पर मिलेगा, लार्ज इंटेस्टाइन पर मिलेगा, which causes अमीबाइसिस, अमीबा डायसेंट्री। डायसेंट्री रिलेटेड टू डिसऑर्डर रिलेटेड टू योर स्टमक, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया तो होता ही है इस पर्टिकुलर डिजीज में, ठीक है। डायसेंट्री जो भी डिजीज में आप लोगों को दिखाई दे, दैट मीन्स वहां पर स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम इश्यूज रहेंगे। सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज इंक्लूड कॉन्स्टिपेशन, पहला ही बहुत मेजर इशू, मेजर सिम्टम इसमें रहता है कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स, स्टूल्स विद एक्सेस म्यूकस,
ठीक है, एंड ब्लड क्लॉट्स। तो स्टूल्स में क्या होगा, क्या पाया जाएगा, वहां पर म्यूकस पाया जाएगा और एक्सेसिव ब्लड क्लॉट्स पाया जाएगा। दिस इज फाउंड इन द स्टूल्स ऑफ द अफेक्टेड पर्सन। हाउस फ्लाइज एक्ट एज अ मैकेनिकल कैरियर्स एंड सर्व टू ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। अब देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को नोट करनी है कि जो हाउस फ्लाइज है, क्या इस पर्टिकुलर डिजीज के लिए वेक्टर की तरह एक्ट कर रहे हैं क्या? एज वी सॉ इन द प्रीवियस डिजीज के आप लोग को मॉस्किटो जो है वेक्टर की तरह एक्ट कर रही थी, क्या यहाँ पर हाउस फ्लाइज वेक्टर की तरह एक्ट कर रहे हैं क्या? नो तो जो हाउस फ्लाइज होती है यहाँ पर बताया गया कि वो मैकेनिकल कैरियर्स की तरह बिहेव कर रही है, तो ये वेक्टर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वेक्टर जो होता है एक्चुअली उसके अंदर पूरा साइकिल चल रहा होता है, वो खुद भी इन्फेक्टेड होता है। ठीक है, जो हाउस फ्लाई से अगर वो वेक्टर होती तो वो खुद भी इन्फेक्टेड होती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो हाउस फ्लाई होता है काफी बड़ा होता है साइज में, राइट, एज कंपेयर टू बैक्टीरिया या फिर वायरस। हाउस फ्लाई तो काफी बड़ा होता है। तो हाउस फ्लाई जब बैठता है कोई भी कंटेमिनेटेड चीज पर, ठीक है, हाउस फ्लाई अगर बैठ जाएगी तो उसके ऊपर चीजें चिटक सकती है। ठीक है, कोई भी वेस्ट मटेरियल हो जाता है, कोई बैक्टीरिया कोई वायरस हो जाता है, वो उसकी बॉडी पे, आउटसाइड बॉडी पे स्टिक कर जाएगी। ठीक है, और उसकी वजह से ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? मैकेनिकल कैरियर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ये हेल्प कर रहा है, ना तो अपने अंदर कोई दूसरे आउटसाइड ऑर्गेनिज्म का वो होस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ पहुंचाने का, ट्रांसफर करने का काम ये हाउस फ्लाई करता है। तो इज इट अ वेक्टर? इज हाउस फ्लाई, आर हाउस फ्लाइज वेक्टर? नो, हाउस फ्लाइज आर नॉट वेक्टर। ये चीज समझ आ गई। नेक्स्ट, एंड इट सर्व्स टू ट्रांसमिट द पैरासाइट। ठीक है, ये सिर्फ ट्रांसमिट कर रहा है, ये उसको वेक्टर की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। ये कहां से कहां ट्रांसमिट करता है? तो अगर ये जो हाउस फ्लाइज होते हैं वो फीसेस पे जाके बैठ जाएंगे। ठीक है, जो स्टूल्स होते हैं, जो एक्सक्रीटा होता है, जो वेस्ट मटेरियल निकलता है फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन, उसके ऊपर बैठेंगे और फिर वहां से उठ के जाएंगे ये फूड पर। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करेंगे? कंटामिनेशन फैलाएंगे और इन्फेक्शन को इस तरीके से फैलाएंगे। ठीक है, सो इट इज रिटन ओवर हियर वेरी क्लियरली। ठीक है, इट सर्व टू ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स। ठीक है, फूड प्रोडक्ट्स पर जाकर बैठेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? देयर बाय कंटामिनेटिंग देम। ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कंटामिनेटेड बाय फीकल मैटर आर द मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। तो आप लोग खुद देख सकते हो कि खुला खाना, जंक फूड, ओपनली प्रिपेयर्ड फूड, ठीक है, गंदी जगह पर खड़ा रहकर अगर कोई खाना बेच रहा है, कोई जंक फूड बेच रहा है, तो सोचो वो कितनी तरीके से, कितने सारी बीमारियों से लदा हुआ, कितना कंटेमिनेटेड फूड हो सकता है। एंड फूड प्रोडक्ट्स बाय कंटेमिनेटिंग देम। ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कंटेमिनेटेड बाय फीकल मैटर। ठीक है, क्यों? क्योंकि हाउस फ्लाइज तो फीकल मैटर पर जाएगी ही इन सर्च ऑफ फूड, और फीकल मैटर से नए खाने पर आएगी ही। ओपन फूड रखेंगे उसके ऊपर आएगा, तो फीकल मैटर पर से क्या हो गया? इसका फूड कंटामिनेट हो गया, एंड दैट इज द मेन सोर्स ऑफ सच काइंड ऑफ इन्फेक्शंस। ठीक है, तो जैसे कि टाइफाइड हो जाता है, वी टॉक्ड अबाउट दिस, अमीबाइसिस, अमीबा डायसेंट्री, ये सारे जो है किसकी वजह से होते हैं? फूड इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। नेक्स्ट, एस्कैरिस। ठीक है, एस्कैरिस ये नाम आप लोग ने कहां सुना है? एस्केलमिंथस आप लोग को एक फाइलम दिया हुआ था इन एनिमल किंगडम। ठीक है, ये एनिमल किंगडम में आप लोग को एक फाइलम, बहुत सारे आप लोगों ने फाइलम पढ़े थे, उसके अंदर एस्केलमिंथस था, उसके एग्जाम्पल में एस्कैरिस आता है। तो इट इज द कॉमन राउंड वर्म, ये हम सबको पता है राउंड वर्म जो है क्या है? एस्कैरिस है। ठीक है, एंड वुचरेरिया ये भी क्या है? इट इज अ फिलैरियल वर्म। दो तरीके के वर्म्स दोनों एग्जाम्पल में दिए थे और दोनों यहाँ पर यूज हो रहे हैं, दोनों से होने वाली डिजीज हम समझेंगे। वुचरेरिया, इसके अंदर दो पार्ट्स आप लोग को, दो तरीके के दो स्पीशीज आप लोग को पढ़ने हैं, एक वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टी और एक वुचरेरिया मेलई। ठीक है, और यहाँ पर एस्कैरिस जो है किसको बिलोंग करता है? एस्केलमिंथस को। दे आर सम ऑफ द हेलमिंथ्स, हेलमिंथ्स मतलब वर्म्स, ठीक है, व्हिच आर नोन टू बी पैथोजेनिक टू मेन। ठीक है, अब ये पैथोजेनिक होते हैं। एस्कैरिस क्या कॉज करता है? इट इज एन इंटेस्टाइनल पैरासाइट। ठीक है, इट कॉजेज व्हाट? एस्कैरियासिस। इंटेस्टाइनल में पहले तो इंटेस्टाइन पर कॉज, इंटेस्टाइन्स में परफोरेशन कॉज करने वाला हमने लास्ट सेक्शन में देखा था टाइफाइड। मतलब इंटेस्टाइन में कितनी सारी चीजें अफेक्ट कर सकती है कंटामिनेटेड फूड और वाटर लेने, कंज्यूम करने की वजह से। दूसरा अभी हमने पढ़ लिया अमीबा डायसेंट्री। तीसरा आ जाता है एस्कैरियासिस। सिम्टम्स ऑफ दीज डिजीज इंक्लूड इंटरनल ब्लीडिंग। ठीक है, अलग अलग सिम्टम्स है हर एक चीज के लिए। यहाँ पर क्या हो रहा है? जो विक्टिम है, जो डिजीज्ड पर्सन है, उसे इंटरनल ब्लीडिंग होने लगेगी, मस्क्यूलर पेन होने लगेगा, फीवर होगा, अनीमिया होगा। फीवर तो इट इज कॉमन, क्योंकि बॉडी के अंदर कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस जब भी एंटर करता है फीवर्स होते ही है। अनीमिया क्या है? कि लॉस ऑफ आरबीसीज, या तो आरबीसीज डिस्ट्रक्ट होने लगेगी। हमारे जो रेड ब्लड सेल्स है, आप देखिए होंगे अनीमिक पर्सन जिन्हें अनीमिया होता है वो बहुत ज्यादा व्हाइट लगते हैं। इनफैक्ट उनका जो आईब्रोज और जो ठीक है जो आई लैशेस होते हैं, पूरे हेयर होते हैं, वो भी व्हाइट होते हैं। तो अनेमिक पर्सन जो अनीमिया होता है उसके अंदर बेसिकली आरबीसी काउंट, हीमोग्लोबिन काउंट पूरा गिर जाता है। तो दिस इज द मेन ठीक है साइन फॉर अनीमिया। ठीक है, तो अनीमिया होगा, कौन सी डिजीज की बात कर रहे हैं हम? एस्कैरियासिस में। मस्क्यूलर पेन होगा, फीवर होगा, एंड ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, क्योंकि इंटेस्टाइन में ये एक्ट कर रहा है और ये काफी दिखने वाला वर्म है। ऐसा भी नहीं है कि ये कोई
माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से हो रहा है, नहीं ये वर्म है जो कि कंटामिनेटेड फूड वगैरह से हमें मिलता है। ये क्या करेगा, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज। ये पूरा सिम्टम्स किसका इंक्लूड, किसका है, ये एस्कैरियासिस का है। द एग्स ऑफ द पैरासाइट आर एक्सक्रीटेड अलोंग विद द फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन विच कंटामिनेट सॉइल, वाटर, प्लांट्स एक्सेट्रा। तो मतलब बेसिकली वो सॉइल वहां से ठीक है, वाटर कहाँ पे भी अगर ये पहुंचेगा तो पूरा इन्फेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली जो एग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस एस्कैरिस, ठीक है, एस्केलमिंथस ये एक वर्म है, इसको जो भी एग्स प्रोड्यूस होंगे वो कहाँ से रिलीज होंगे, बिकॉज ऑफ द फीकल मैटर, थ्रू फीकल मैटर ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, और बाहर निकल के ये सब चीज पूरी सराउंडिंग को इन्फेक्ट करेंगे, प्लांट्स वगैरह। अ हेल्दी पर्सन एक्वायर्स इन्फेक्शन थ्रू कंटामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा। तो उसके अंदर या तो एग्स लगे होंगे या तो फिर वो राउंड वर्म्स लगे होंगे। राउंड वर्म्स आर नथिंग बट एस्कैरिस। क्या कॉज करते हैं, एस्कैरियासिस कॉज करते हैं। उसके सिम्टम्स क्या क्या है, इंटरनल ब्लीडिंग, मस्क्यूलर पेन, इट हैज इंटेस्टाइनल पैसेज का ब्लॉकेज हो जाएगा, फीवर होगा, अनीमिया तो भरपूर देखने मिलता है। ठीक है, ये हो जाता है एस्कैरियासिस। नेक्स्ट हमने पढ़ना है वुचरेरिया। इसके दो स्पीशीज है, एक बैनक्रॉफ्टी और एक मलई। द फिलेरियल वर्म्स कॉज अ स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। ठीक है, फिलेरियल वर्म है एक, ठीक है, इट कॉजेज अ स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लेक्शन, मतलब बहुत स्लो डेवलप होगा। ऐसे एक दिन में काट लिया या फिर इनकंटामिनेट इन्फेक्ट हो गया पर्सन, उसके बाद में दूसरे दिन फूक गया है, पूरा इन्फ्लेमेशन हो गया, ऐसा नहीं होगा। बाकी काफी स्लो पीरियड में, लॉन्ग पीरियड में ये थोड़ा थोड़ा इन्फ्लेमेशन शो करेगा। और क्रोनिक होता है मतलब कि एक बार में ये इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है, फटाफट से ट्रीट नहीं हो सकता, ठीक है, काफी फास्टली ट्रीट नहीं हो सकता, क्रोनिक होता है ये इन्फ्लेमेशन, लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। ठीक है, ऑफ द ऑर्गन्स इन विच दे लीव फॉर मेनी इयर्स, बहुत सालों तक ये डिजीज ऐसी अनडायग्नोस चली जाती है। यूजुअली द लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्स, ठीक है, तो बेसिकली लोअर लिम्स के जो लिम्फेटिक वेसल्स है उसको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से जो लिम्फेटिक वेसल्स है ऊपर की तरफ, ठीक है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में फ्लो नहीं कर पाते। ठीक है, लिम्फ जो है ऊपर पार्ट, जो ऊपर पार्ट है बॉडी का, वहां पर फ्लो नहीं करेगा, यहाँ के यहाँ ही रहेगा। और यू कैन सी इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि यू गेट एलिफेंट फुट, इसे हम कहते हैं एलिफेंट फुट भी, ठीक है, इसे हम कहते हैं एलिफेंट फुट भी। और दूसरा ये कि पूरी तरीके से इन्फ्लेमेशन हो गया है। यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल लेग एंड द इन्फेक्टेड लेग। ये पूरा इतना बड़ा उसका, ठीक है, सिम्टम विजिबल अपेरेंट होता है। ठीक है, यूजुअली द लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्स, ठीक है, इधर पे ये अफेक्ट करता है। द डिजीज इज कॉल्ड एज एलिफेंटियासिस और फाइलेरियासिस। ठीक है, ये दोनों नाम इसके है, किसकी वजह से हो रहा है, ये डब्ल्यू बैनक्रॉफ्टी, दैट इज वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी और वुचरेरिया मलई। ठीक है, द जेनिटल ऑर्गन्स आर आल्सो ऑफन अफेक्टेड। ठीक है, जेनिटल ऑर्गन्स भी अफेक्टेड हो जाते हैं, उसके अंदर डिफॉर्मिटीज देखने को मिलती है, देखो यहाँ पे लिखा है, ठीक है, रिजल्टिंग इन ग्रॉस डिफॉर्मिटीज। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, अफेक्टेड हो जाएंगे, मतलब जेनिटल ऑर्गन्स। डिफॉर्मिटीज का ये मतलब होता है कि उसका एक्चुअल शेप जो है वो चेंज हो जाएगा, जो एक्चुअल शेप है। ठीक है, यू कैन सी इट वेरी क्लियरली ओवर हियर, और ये इमेज बिल्कुल भी एग्जैजरेटेड नहीं है, ये एक्चुअल इमेज है। इसी तरीके से वो पर्सन का केस हो जाता है, उसका कंडीशन यही हो जाता है। सो यू कैन सी हाउ दिस डिजीज इज वेरी, इट गेट्स अफेक्टेड टू दैट पर्सन वेरी क्रोनिकली। ठीक है, बहुत लॉन्ग टर्म पे अफेक्ट करती है, स्लोली अफेक्ट करती है और पता नहीं चलता है किसकी वजह से हो रहा है। दिस इज अगेन अ फिलेरियल वर्म की वजह से हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, the pathogens are transmitted to a healthy person through the bite by the female mosquito vectors. All right, तो फीमेल मॉस्किटो वेक्टर्स के थ्रू होता है। और यहां पर याद रखो कौन सा मॉस्किटो है, वो क्यूलेक्स। ठीक है, एज आई सेड 3 नाम आप लोगों को याद रखने हैं, यहाँ पर ये नाम नहीं दिया, लेकिन अभी भी आप लोगों को ये चीज याद रखनी है कि जो मॉस्किटो एनोफिल्स है वो मलेरिया कॉज करता है, मॉस्किटो क्यूलेक्स है वो, ठीक है, एलिफेंटियासिस या फिर फाइलेरियासिस जिसे हम कहते हैं, जो किसकी वजह से होता है, वर्म की वजह से होता है। कौन सा वर्म है, फिलेरियल वर्म है, इसका नाम क्या है, वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी, वुचरेरिया मलई। ये दोनों नाम आप लोग एनसीईआरटी में दिए हैं, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसकी वजह से हो रहा है, ये अगेन यहाँ पर फीमेल मॉस्किटो वेक्टर की तरह बिहेव कर रही है, मतलब इसके अंदर भी उसका कुछ पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल जो अपना, ठीक है, पैथोजन है, उसका लाइफ साइकिल इसके अंदर कंप्लीट होगा। तो दिस इज द वेक्टर। लेकिन अगर आप लोग कोई बोले कि अमीबा डायसेंट्री या फिर अमीबाइसिस में क्या हाउस फ्लाई वेक्टर की तरह एक्ट कर रहा है, तो दैट इज फॉल्स, दैट इज रॉन्ग। वहां पे वो मैकेनिकल कैरियर की तरह एक्ट करता है। दिस थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैनी फंजाई बिलोंगिंग टू जेनेरा, ठीक है, अभी हम फंगल डिजीजेस के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आ जाता है रिंग वर्म्स। मैनी फंजाई बिलोंगिंग टू जेनेरा, अगर फंजाई देखे ये पूरा एक किंगडम है, इसके अंदर बहुत सारे जेनेरा होते हैं। जो 3 जेनेरा आप लोग को याद रखने हैं, दैट इज द फर्स्ट वन इज माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन एंड एपिडर्मोफाइटन। ये 3 जेनेरा है जो क्या कॉज करते हैं, रिंग वर्म्स कॉज करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंग वर्म्स, विच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीजेस इन मैन। तो
ये इन्फेक्शियस डिजीज है, ये फैलती है, ठीक है, ये सारी डिजीजेस फैलती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है। इट कॉजेज व्हाट? इट कॉजेज रिंगवॉर्म्स। कौन है ये? फंगल डिजीज। रिंगवॉर्म्स कैसे होता है? फंगल डिजीज। राउंड वॉर्म्स क्या कॉज करता है? राउंड वॉर्म्स कॉज करता है एस्कैरियासिस। एस्कैरियस को हम राउंड वॉर्म कहते हैं। रिंगवॉर्म्स एक डिजीज है जो कि किसकी वजह से कॉज होती है? फंगाई। फंजाई क्या नाम है उसका? एपिडर्मोफाइटन, ट्राइकोफाइटन और माइक्रोस्पोरम, ये 3 जेनेरा से ये फंजाई, ठीक है, कॉज करते हैं, विच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीजेस इन मेन, ठीक है। इसके क्या क्या सिम्टम्स है? तो अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लीजन्स, मतलब कि स्किन ड्राई हो जाएगी, लीजन्स आने लगेंगे। लीजन्स का क्या मतलब होता है कि हमारे स्किन पर वुंड्स बनने लगते हैं, एक तरीके से आप लोग को इचिंग होगी, अलग अलग सिम्टम्स आप लोग को फील होंगे वो स्किन पर, लेकिन आप अगर उसको इचिंग होगी, अगर आप उसको इच करने जाओगे तो वहां पर वुंड हो जाएगा, तो द स्किन बिकम्स वेरी सेंसिटिव, एज यू कैन सी इट वेरी क्लियरली ओवर हियर। किस तरीके से स्किन पर बहुत सारे लीजन्स आ गए हैं, ये दिस इज वेरी क्लियर, ठीक है। स्किन पर लीजन्स आ जाना, वुंड हो जाना, दीज आर कॉल्ड एज लीजन्स। तो स्केली लीजन्स होने लगेंगे ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज स्किन पर, नेल्स पर, इवन स्काल्प पर, ठीक है। दे आर द मेन सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज। दीज लीजन्स आर अकम्पनीड बाय इंटेंस इचिंग, यहां पर बहुत ज्यादा इंटेंस इचिंग होने लगेगी। हीट एंड मॉइस्चर, देखो फंजाई हमने पढ़ा है कि फंगल इन्फेक्शंस, फंगल डिजीजेस, फंजाई के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कोई भी ऑर्गेनिज्म के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? पहले तो वहां पर मॉइस्चर रहे और दूसरा वहां पर थोड़ा सा वार्मथ हो या फिर हीट हो। और अगर आप देखो हमारी बॉडी में आर्मपिट्स जैसा एरिया हो जाता है, ग्रॉइन हो जाता है। ग्रॉइन किसे कहते हैं? दिस इज योर लेग। ग्रॉइन रीजन क्या हो जाता है? सो दिस इज योर लेग। तो यहाँ पर जो ये पार्ट है, दिस पार्ट, यहाँ पर भी फोल्डिंग्स होती है, तो यहाँ पर भी क्या मिल सकता है? यहाँ पर हीट भी मिलेगी, मॉइस्चर भी मिलेगा। इनफैक्ट इन आवर टोज, इन बिटवीन द टोज, ठीक है, हमेशा यहाँ पर मॉइस्चर और सम अमाउंट ऑफ वार्मथ प्रेजेंट होती है, तो ये उन लोग के लिए एक फेवरेबल इन्वायरमेंट हो जाता है टू ग्रो देमसेल्व्स, ठीक है। तो बहुत रैपिडली वहां पर जाके ये ग्रो करते हैं, ठीक है। स्किन, नेल्स, ये सब जगह पर लीजन्स देखे जाएंगे। दीज आर द मेन सिम्टम्स। दीज लीजन्स आर अकम्पनीड बाय इंटेंस इचिंग, हीट एंड मॉइस्चर हेल्प दीज फंजाई टू ग्रो, व्हिच मेक्स देम थ्राइव इन स्किन फोल्ड्स। स्किन फोल्ड्स पर ये दोनों चीज हमको मिलती है, एज दोज इन द ग्रॉइन और बिटवीन द टोज। तो ग्रॉइन रीजन आप लोग को पता चल गया। आर्मपिट्स एक ऐसा रीजन है अगेन जहां पर ये रैपिडली ग्रो कर सकते हैं, और टोज के बीच में भी। रिंगवॉर्म्स आर जनरली एक्वायर्ड, ठीक है, फ्रॉम सॉइल और बाय यूजिंग टॉवेल्स, ठीक है। तो देखो किस तरीके से कंटामिनेशन हो सकता है इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, फॉर ह्यूमंस, फॉर अस, ठीक है। एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल, ठीक है, पहले हमने पढ़ लिया कंटामिनेटेड फूड था, ठीक है, और दूसरा हमने पढ़ लिया बिकॉज ऑफ द मॉस्किटोज, ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना है? स्टेग्नेशन ऑफ वाटर अवॉइड करना है। तीसरा हमने पढ़ लिया बिकॉज ऑफ द सॉइल और बाय यूजिंग टॉवेल्स, अपने ही रूममेट्स का, अपने ही फ्रेंड्स का, अगर आप टॉवेल्स यूज कर रहे हो, इनफैक्ट योर क्लोज रिलेटिव्स का क्लोथ, और इवन द कोम्ब ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स अगर आप यूज कर लेते हो इन्फेक्टेड पर्सन का, तो ये आप लोग को इन सब चीजों से भी फैल सकता है। तो डायग्राम शोइंग रिंगवॉर्म अफेक्टेड एरिया, ठीक है, यहाँ पर रिंगवॉर्म्स अफेक्ट हो जाते हैं। सो दीज आर द फंगल डिजीजेस। तो फंगल डिजीज में क्या आ जाता है? रिंगवॉर्म। वर्म्स वाले डिजीज में क्या आ जाता है? राउंड वर्म्स और वुचेरेरिया वर्म, फिलेरियल वर्म है, ये क्या कॉज करते हैं? एस्कैरियासिस, एस्कैरिस कॉज करेगा। फाइलेरियासिस और एलिफेंटियासिस ये कौन कॉज करता है? दिस आर कॉज बाय वुचेरेरिया, बेनक्रॉफ्टी एंड मलाई रिस्पेक्टिवली, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अबाउट द प्रिवेंशन, कि प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है। ऑल राइट, मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर देखो तो ज्यादातर डिजीज कंटामिनेशन की वजह से हो रही है, कोई चीज स्पॉइल हो जाती है उस वजह से हो रही है, तो स्पॉइल होने ही मत दो। हाइजीन रखो, पब्लिक हाइजीन, प्राइवेट हाइजीन, ठीक है। पब्लिक हाइजीन इस तरीके से कर सकते हैं कि फूड को कवर करके, कोई कवर्ड प्लेसेस से ही आप, ठीक है, जंक फूड या फिर जो भी फूड है आप लोग को लेना है कवर्ड रहेगा तो ही लो। पर्सनल हाइजीन ये कर सकते हैं कि यूज योर ओन एसेसरीज। दूसरा ये कि साफ पानी से यू शुड कंज्यूम, ठीक है, क्लीन वाटर, क्लीन फूड, ठीक है। यू शुड वॉश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बिफोर कंज्यूमिंग देम। दिस कैन बी द पर्सनल हाइजीन। दूसरा पब्लिक हाइजीन, फूड आपको कहां से लेना है ये मैं बता दिया। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मेनी इन्फेक्शियस, फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मेनी इन्फेक्शियस डिजीजेस, ठीक है। इनको डायग्नोसिस तो हो सकता है, इन सबका ट्रीटमेंट हो सकता है, इन सबको सही किया जा सकता है, लेकिन प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर, ठीक है। मेजर्स फॉर पर्सनल हाइजीन इंक्लूड्स कीपिंग द बॉडी क्लीन,
सबसे पहला कंजम्पशन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड, वेजिटेबल, फ्रूट्स एटसेट्रा। पब्लिक हाइजीन इंक्लूड्स प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा। जो भी कचरा है, कचरे का एक ऐसा ढेर पाइल बना के अगर आप लोगों को कोई कहीं स्ट्रीट पर दिखता है, उसके आसपास कहीं फूड दिखता है, तो प्लीज डू नॉट बाय फ्रॉम दैट, डू नॉट परचेज फ्रॉम दैट। ठीक है, पीरियोडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजर्वायर्स, पूल्स, सेसपूल्स। तो ये सारी चीजों का जो भी ड्रेनेज है उन सबका क्लीन होना, ठीक है, पूरा वाटर्स का क्लीन होना, टैंक्स का, एंड ऑब्जर्विंग स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस ऑफ हाइजीन इन पब्लिक केटरिंग। ठीक है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस मतलब बेसिक प्रैक्टिस तो होनी ही चाहिए। दीज मेजर्स आर पर्टिकुलरली एसेंशियल वेयर द इन्फेक्शियस एजेंट आर ट्रांसमिटेड थ्रू फूड एंड वाटर सच एज टाइफॉइड, अमीबाइसिस एंड एस्कैरियासिस। ये तीन हमने देख लिए, बिकॉज ऑफ दिस दे स्प्रेड। इन केसेस ऑफ एयरबॉर्न डिजीजेस, जो कि हमने पढ़ा था, कॉमन कोल्ड है, निमोनिया है, ठीक है, इन एडिशन टू अबाव मेजर्स, ये सब तो होना ही चाहिए, बिकॉज ये सबसे तो वो फैलेगा ही। दूसरा और क्या होना चाहिए? Contact with the infected person or their belongings should be avoided. So what else is required? Contact नहीं करो उन पर, close contact मत करो infected person से। उनके जो aerosols रिलीज हो रहे हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, वो अगर आप इनहेल कर लोगे बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट के थ्रू, तो आप लोग को हो जाएगा। उनका स्पून, यूटेंसिल्स, प्लेट्स वगैरह यूज करोगे तो हो जाएगा। और द बिलोंगिंग्स शुड बी अवॉइडेड फॉर डिजीजेस सच एज मलेरिया एंड फिलेरियासिस दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू इंसेक्ट वेक्टर्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर इज टू कंट्रोल और एलिमिनेट वेक्टर्स। ये वेक्टर्स को एलिमिनेट करो, इरेडिकेट करो पूरी तरीके से। कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर इट इज गिवन एंड द ब्रीडिंग प्लेसेस। दिस कैन बी अचीव बाय अवॉइडिंग स्टेग्नेशन ऑफ वाटर इन एंड अराउंड रेसिडेंशियल एरियाज। ओपन गटर्स रखी हुई है, स्टेग्नेशन ऑफ वाटर हो रहा है, जिसकी वजह से मॉस्किटोज की तादाद, पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, तो रेगुलर क्लीनिंग ऑफ हाउस होल्ड कूलर्स, बिकॉज कूलर्स में भी वाटर साइकिल होता है, वाटर एक तरीके से सर्कुलेट करता है, तो वो वाटर भी गंदा हो सकता है, तो उसे भी आपको क्लीन करते रहना चाहिए। यूज ऑफ मॉस्किटो नेट्स, ठीक है, अगर कोई छोटी जगह है, यू शुड यूज मॉस्किटो नेट्स। ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग फिशेस लाइक गैम्बूसिया इन पॉन्ड्स दैट फीड ऑन मॉस्किटो लार्वे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिश है और इसका प्रोजेक्ट भी बीच में चलना है काफी टाइम, कि गैम्बूसिया फिश को हम छोड़ देते थे इन द पॉन्ड्स। ठीक है, पीपल यूज टू लीव लार्ज अमाउंट ऑफ गैम्बूसिया फिशेस। ये फिशेस क्या करती है? ये अपना पॉपुलेशन की फीड करती है ऑन द लार्वे ऑफ द मॉस्किटो। ठीक है, लार्वे ऑफ द मॉस्किटो मतलब उनका जो लार्वे निकलता है, जो एग होता है, जो मॉस्किटो और एग के बीच में का जो स्टेज है, ठीक है, उसे हम लार्वे कहते हैं। और वो लार्वा पे ये क्या करती है? फीड करती है, और गैम्बूसिया फिश एक तरीके से उसे इरेडिकेट करने में हेल्प करेगी। स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स इन डिचेस, ड्रेनेज एरियाज एंड स्वाम्प्स। ठीक है, ये सब पर आप इंसेक्टिसाइड स्प्रे करो। ऑल्दो इसका पूरी तरीके से एनवायरमेंट पे एक अच्छा इफेक्ट नहीं होता, लेकिन यू शुड यूज इट, यू नीड टू यूज इट फॉर इरेडिकेटिंग दिस डिजीजेस। ठीक है, इन एडिशन डोर्स एंड विंडोज शुड बी प्रोवाइडेड विद वायर मेश टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मॉस्किटोज। हमारी विंडोज पर, डोर्स पर तो होना ही चाहिए, सो द टाइम हमारे आसपास मॉस्किटो नेट होनी चाहिए। तो दीज आर द प्रिवेंशंस। ये सारी चीजें अवॉइड करेगी टू स्प्रेड ऑफ द डिजीज ऑफ दिस डिजीज। आगे तो ट्रीटमेंट हो जाता है, लेकिन प्रिवेंशन के लिए दीज आर द आइडियाज। सच प्रिकॉशंस, ठीक है, हैव बिकम मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है, स्पेशली इन द लाइट ऑफ रीसेंट वाइड स्प्रेड इंसिडेंसेस ऑफ वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। देखो, एडिस का नाम आ गया। अब एडिस मॉस्किटो क्या कॉज कर रहा है? डेंगू एंड चिकनगुनिया। दिस इज सो इंपॉर्टेंट, यू शुड मार्क इट हियर इटसेल्फ। तो डेंगू और चिकनगुनिया इज कॉज्ड बाय वाइडस्प्रेड इंसिडेंसेस ऑफ वेक्टर बोर्न एडिस मॉस्किटो। वेक्टर बोर्न डिजीजेस बहुत सारी हो गई है आजकल इंडिया में। ठीक है, तो वाइड स्प्रेड हो गई है। वेक्टर बोर्न डिजीजेस में क्या आ गया है? पहले तो यही एस्कैरिस, फाइलेरियासिस। दूसरा ये आ जाता है अबाउट द मलेरिया विच इज वाइड स्प्रेड। तीसरा डेंगू, अगेन वाइड स्प्रेड। चिकनगुनिया, अगेन वाइड स्प्रेड। चिकनगुनिया एक्चुअली होता कैसे है? चिकनगुनिया इज कॉज्ड बाय अ वायरस। तो जो मॉस्किटो है, इट इज अ वायरल डिजीज, इट इज अ वायरल डिजीज। ठीक है, वायरस से होता है। और दूसरा ये कि यहाँ पर अगेन वेक्टर बोर्न है, क्योंकि एडिस मॉस्किटो यहाँ पर ठीक है इन्वॉल्व होता है। तो अगेन मॉस्किटो को इरेडिकेट करना है। जो इंसेक्ट्स है, जो डिजीज कॉजिंग इंसेक्ट्स है हमारे आसपास सराउंडिंग में, कॉकरोचेस जो बहुत बड़े वेक्टर की तरह एक्ट करते हैं, तो ये अगेन क्या हो जाते हैं? दीज आर दी वेक्टर्स। तो इनको इरेडिकेट करना है। तो ये कैसा? चिकनगुनिया इज अ वायरस, डेंगू इज अगेन अ वायरल डिजीज। तो ये सारे वायरल डिजीजेज है। वायरस अपने आप उड़ के नहीं आ सकता, उसे कोई वेक्टर चाहिए, कोई होस्ट चाहिए। तो किसको इरेडिकेट करना है? अगर वायरल डिजीज को इरेडिकेट करना है तो होस्ट को इरेडिकेट करो। ठीक है, तो इन दिस वे यू कैन इरेडिकेट और यू कैन एटलीस्ट प्रिवेंट मैनी डिजीजेस। थर्ड ये आ जाता है द एडवांसमेंट्स मेड
The advancements made in biological science have armed us to effectively deal with many infectious diseases. ठीक है, हमारे पास में काफी सारे एडवांसमेंट्स आ गए हैं, काफी वैक्सीनेशन हमने ठीक है ह्यूमंस ने, साइंटिस्ट ने बना रखे हैं, जिसकी वजह से काफी डिजीज, तो एक डिजीज ये है स्मॉल पॉक्स जो इरेडिकेट हो गई है, यहाँ पर दिया है द यूज ऑफ वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स हैव इनेबल्ड अस टू कंप्लीटली इरेडिकेट अ डेडली डिजीज लाइक स्मॉल पॉक्स. स्मॉल पॉक्स एक डेडली डिजीज हुआ करती थी एक टाइम पर, जिसकी वजह से लाखों लोग, करोड़ों लोगों की मौत हुआ करती थी, लेकिन बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ वैक्सीन्स और उसका यूसेज की वजह से क्या हो गया, ये पूरी डिजीज पूरे वर्ल्ड से इरेडिकेट हो गई है. अ लार्ज नंबर ऑफ अदर इन्फेक्शियस डिजीजेस लाइक पोलियो, डिप्थेरिया, निमोनिया एंड टीटनस, ये सारी कैसी डिजीज है, इतना याद रखना है. हर एक डिजीज के सारे जितने भी आप लोगों को ऐसे सिर्फ नॉर्मल नाम दिए हैं एग्जांपल्स के तौर पे, सिर्फ उसे एज ए एग्जांपल, एज ए नाम, इसी तरीके से आप लोगों को याद रखना है, उसकी कोई भी डिटेल इन्फॉर्मेशन पता करने की जरूरत नहीं है. एक अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पता रखनी है तो ये पता कर सकते हो कि पोलियो कैसा है, वायरल है. ठीक है, पोलियो कैसा है, वायरल है. डिप्थेरिया और निमोनिया कैसा है, और टीटनस, ये तीनों कैसे है, बैक्टीरियल है. ठीक है, टीटनस तो इतना फेमस है आप लोगों को, मसल्स वाले जो ठीक है लोकोमोशन वाला चैप्टर है, मूवमेंट और लोकोमोशन, उसके अंदर आप लोगों को टीटनस बताया गया है, तो वहां पर भी टीटनस का दूसरी बार डिस्क्रिप्शन दिया है. तो यू शुड रिमेंबर दिस थिंग कि किसकी वजह से होता है, क्लोस्ट्रीडियम की वजह से होता है. दिस इज द नेम ऑफ द बैक्टीरिया, इतना तो आप लोगों को याद होना चाहिए. निमोनिया का आप लोगों को दिया है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाe और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe. डिप्थेरिया इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज. ठीक है, किसकी वजह से होता है, ये बैक्टीरिया डिजीज, बैक्टीरिया की वजह से होता है. पोलियो किसकी वजह से होता है, वायरल की वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है. तो इसीलिए पोलियो के लिए हम क्या यूज करते हैं, वैक्सीन यूज करते हैं. दैट हैव बीन कंट्रोल्ड टू लार्ज एक्सटेंट बाय द यूज ऑफ वैक्सीन. इसको हम काफी कंट्रोल कर सकते हैं. बायोटेक्नोलॉजी अबाउट विच यू विल रीड मोर इन चैप्टर 12 is at a verge of making available newer and safer vaccines. Discovery of antibiotics and various other drugs has also enabled us to effectively treat infectious diseases. तो ट्रीटमेंट तो काफी सारी डिजीजेस का है, काफी सारी डिजीजेस और डिसऑर्डर्स का नहीं है, लेकिन द बेस्ट थिंग दैट वी ऑल कैन डू इज द प्रिवेंशन. उसको अवॉइड करें, उसे हम इस तरीके से ऐसे प्रिकॉशंस ले कि वो हम तक पहुंचे ही नहीं. ठीक है, सो दीज वर ऑल फॉर टुडे. ओके, ये पार्ट तो यहाँ पर खत्म होता है, हमने सारी डिजीज कवर कर ली है आज के लेक्चर में. ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट से हम शुरू करने जाएंगे अबाउट इम्यूनिटी. इम्यूनिटी क्या होता है, यहाँ से एक्चुअल चैप्टर शुरू हो रहा है कि इम्यूनिटी क्या है, आप लोग की बॉडी कैसे रिएक्ट करती है जब कोई टॉक्सिक सब्सटेंस आता है, कोई डिजीज अपने अंदर कॉज होती है, फीवर्स क्यों होते हैं, ये सब चीजें, एलर्जीज, ये सब चीज एलर्जीज है. ठीक है, एलर्जीज के बारे में बताया गया है. ये सारी चीज हम आगे अपकमिंग लेक्चर्स में लाइन वाइज सीखते जाएंगे. ठीक है, तो टिल देन आप लोग को क्या करना है, जो भी आप लोग के लेक्चर्स होते जा रहे हैं उसकी आप लोग नोट्स प्रिपेयर करो. नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नीट 2024 के लिए काफी सारा सिलेबस रिड्यूस हो गया है, दैट मीन्स कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा राइज हो गया है. तो इसीलिए आप लोग को सिर्फ एक ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग नोट्स बनाओ और जितना सिलेबस दिया है उतना 100% उसी पर फोकस रखो. एक्स्ट्रा चीजें मत करो, नोट्स के हिसाब से ही आप लोग को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं. सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसका एनालिसिस बार बार करते रहो और रॉन्ग क्वेश्चंस को दिन में 3 बार रिवाइज करने का ट्राई करो. ठीक है, इस तरीके से आप लोग के सारे चैप्टर्स कवर होते जाएंगे. टिल देन गुड बाय.